आज हम नर्मदा की बात पढ़ने जा रहे हैं। कल की वीडियो में हमने नर्मदा की बात से पहले वाला टॉपिक पढ़ा था। मैंने आपको प्रस्तावना करा दी है। प्रस्तावना के बाद लेखकीय कथन करा दिया है। लेखकीय कथन के बाद नैन न तिरपत बेल वाला टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है। आज हम नर्मदा की बात वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या बताया गया है। यात्रा वृत्तांत साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपको पता है यात्रा वृत्तांत क्या है? साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी में कुछ उच्च कोटि का यात्रा साहित्य लिखा गया है। हिंदी में राहुल जी के यात्रा साहित्य को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अमृतलाल बेगड़ ने भी यात्रा साहित्य लिखा है, किंतु परिमाण और वैविध्य की दृष्टि से उसमें अभी और वृद्धि की बहुत कुछ गुंजाइश है। अमृतलाल बेगड़ क्या कहते हैं नर्मदा की बात में? क्या बताया गया है कि परिमाण और वैविध्य की दृष्टि से इसमें और वृद्धि करने की क्या है गुंजाइश है। श्री अमृतलाल बेगड़ की यात्रा को अपनी मानसिक यात्रा बनाना लाखों हिंदी भाषियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक सर्वथा नया और अनोखा अनुभव होगा। अमृतलाल बेगड़ की जो यात्रा थी उसको मानसिक यात्रा बनाना लाखों हिंदी भाषियों और साहित्य प्रेमियों के लिए क्या होगा? एक अनोखा अनुभव होगा। यह सच्चे अर्थों में किसकी यात्रा है? सांस्कृतिक यात्रा है। ये कोटेशन यदि आपको दे दी जाए ये किस में कही गई है तो ये नर्मदा की बात में कही गई है। कि क्या कही गई है कि अमृतलाल बेगड़ की यात्रा को अपनी मानसिक यात्रा बनाना लाखों हिंदी भाषियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक सर्वथा नया और अनोखा अनुभव होगा। यह सच्चे अर्थों में कैसी यात्रा है? सांस्कृतिक यात्रा है। एक कलाकार, तपस्वी और भारतीय श्रद्धा बुद्धि के द्वारा अद्भुत ढंग से समरस व्यक्ति की यात्रा, जिसका हर अध्याय एक अच्छे ताजगी और संवेदनात्मक समृद्धि से परिपूर्ण है। इसमें जो प्रत्येक अध्याय है इसमें टोटल कितने अध्यायों में उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण दिया है? 21 अध्यायों में दिया है। किसी किसी में 22 अध्याय मिलते हैं, लेकिन जो मैं आपको जिस किताब में से करा रही हूँ उसमें 21 अध्याय हैं। तो जो कलाकार, तपस्वी और भारतीय श्रद्धा बुद्धि के साथ अद्भुत ढंग से समरस व्यक्ति की यात्रा, जिसका हर अध्याय क्या है एक अच्छे ताजगी और संवेदनात्मक समृद्धि से क्या है परिपूर्ण है। किसी बुक में 22 कैसे दे रखा है? जो एक प्रारंभिक अध्याय है उसको क्या है 2 पार्ट में विभक्त कर दिया गया है, इसलिए 22 अध्याय हो गए। वैसे इसमें कितने हैं? टोटल 21 अध्याय हैं। कई वर्षों के आर पार संपन्न की गई यह यात्रा एक अत्यंत रोचक श्रृंखलाबद्ध कथा बन गई है। कई वर्षों के आर पार संपन्न की गई यह यात्रा क्या हो गई है? एक अत्यंत रोचक और श्रृंखलाबद्ध कथा बन गई है, जिसमें हमको क्या दिखाई देती है? औपन्यासिकता भी दिखाई देती है और इस यात्रा में हमको कवित्व भी दिखाई देता है। अमृतलाल बेगड़ ने जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने भावों और चित्रों को इस प्रकार संजोया है कि हमको उसमें क्या दिखाई देता है? कवित्व दिखाई देता है। एक ऐसी गाथा जिसका केंद्रीय चरित्र स्वयं सौंदर्य की नदी नर्मदा है, अर्थात अमृतलाल बेगड़ का स्वयं का चरित्र ही क्या बन गया है? सौंदर्य की नदी नर्मदा बन गया है। उन्होंने नर्मदा का इतना अद्भुत चित्रण किया है कि केंद्रीय चरित्र ऐसा लगता है मानो स्वयं सौंदर्य की नदी नर्मदा है। सचमुच यह नर्मदा लेखक की तरह हमारी भी क्या हो गई है? स्मृति का अविच्छेद्य अंग बन जाती है। जब पाठक इसमें रसमय होकर इस कृति को पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि हम स्वयं, लेखक तो गया ही था यात्रा करने की, हम स्वयं भी क्या करें? इसकी यात्रा करें और ये हमारी स्मृति का क्या बन जाए? अविच्छेद्य अंग बन जाए। स्मृति जो केवल व्यक्तिगत नहीं, हम सब भारतवासियों की क्या है? जातीय स्मृति है। यह स्मृति केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि हम सब भारतवासियों की क्या हो? जातीय स्मृति है। लेखक और उसके सहपाठी
तो इस अद्भुत उपन्यास के क्या हैं, सदा जागृत सदा सजीव पात्र हैं। लेखक और उसके जो सहयात्री हैं, जो उसके साथ यात्रा करते हैं, इस उपन्यास के क्या हैं, सदा जागृत सदा सजीव पात्र। उपन्यास क्यों बताया गया है, ये यात्रा साहित्य है। और जिस प्रकार उपन्यासों में हम पात्रों का सर्जन करते हैं, उसी तरह इस यात्रा साहित्य में लेखक के साथ जो गए उनका उन्होंने चित्रण किया है। साथ में जन जीवन के जो अविस्मरणीय चलचित्र इस वृत्तांत में यहाँ से वहाँ तक गुथे पड़े हैं, उनमें बीसियों ऐसे चरित्र हैं जो भले थोड़ी देर के लिए आए हों, किंतु ऐसी जीवंत नाटकीयता में वे प्रस्तुत होते हैं कि ओझल होकर भी नहीं होते, सदा सदा के लिए हमारी स्मृति में बस जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? अमृतलाल बेगड़ ने उन चित्रों का इस तरह से वर्णन किया है कि वो हमारी स्मृति में बस जाते हैं। किस तरह से स्त्रियां कार्य करती हैं, मूसल कूटने का कार्य करती हैं और पानी लाती हैं, और सूर्य और चंद्रमा का कितना अद्भुत आकर्षक चित्रण अमृतलाल बेगड़ इस कृति में करते हैं। मैंने इस महायात्रा को धारावाहिक रूप में पढ़ा था। अब देखो ये वाली लाइन मोस्ट है, इसको आप ध्यान रखना। मैंने इस महायात्रा को किस रूप में पढ़ा था? धारावाहिक रूप में पढ़ा था। ऐसे रसवंती और जीवन लीला के अपार वैविध्य से छलकती यात्रा मन को चाहे जितना तृप्त करे, मन उससे कभी अदा नहीं सकता, अर्थात मन उससे कभी थक नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन लीला का इतना अपार वैविध्य से छलकती यात्रा है, ये मन को क्या कर रही है? तृप्त कर रही है। इसलिए समापन किस्त पढ़ते हुए जहाँ सचमुच एक व्रत की सी संपूर्णता का संतोष मिला, वहीं एक अजीब सी उदासी भी मन पर छा गई कि अब यह कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। जब अमृतलाल बेगड़ ने इस यात्रा को पूरा किया और जब इसका समापन किस्त पढ़ते हुए, अर्थात इसका जब वो समापन कर रहे थे, तो उनको क्या मिला? संपूर्णता का संतोष। तो संपूर्णता हो गई मेरी किताब की, इसका उससे संतोष तो मिला, बल्कि उनके एक अजीब सी उदासी भी मन पर छा गई कि अब यह कहानी क्या है, मेरी आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे तो नर्मदा की कहानी कैसी है? अनादि और अनंत है, उसका क्या आरंभ और क्या अंत। नर्मदा की कहानी कैसी है? अनादि और अनंत है, उसका क्या तो आरंभ करें और क्या अंत करें। वह तो स्वयं मनुष्य और उसकी आदिम वह तो क्या है? स्वयं मनुष्य और उसकी आदिम विश्वानुभूति की तरह, सृष्टि प्रवाह की तरह क्या है? अक्षय जान पड़ती है। इस बात को कौन कह रहे हैं? अमृतलाल बेगड़ कह रहे हैं। किंतु यह उदासी केवल भावुक उदासी नहीं है, इसके पीछे कहीं एक विकराल वास्तविकता भी है। जब वो इसको समाप्त करते हैं तो उनके मन में एक उदासी भी छा जाती है। तो वो क्या कहते हैं? यह एक उदासी केवल भावुक उदासी नहीं है, इसके पीछे कहीं एक विकराल वास्तविकता भी है। लेखक ने स्वयं उसे व्यक्त किया है और बड़े बेलाम ढंग से निर्मम तथ्यता के साथ उन्होंने इसको क्या यथा तथ्य के साथ उसको व्यक्त किया है। अब देखो लेखक आगे क्या लिखता है। मेरी इस यात्रा के 100 साल बाद तो क्या 25 साल बाद भी कोई इसकी पुनरावृत्ति ना कर सकेगा। मैंने जो ये यात्रा में जो देखा है और उसका वर्णन किया है, मेरी इस यात्रा के 100 साल बाद की तो बात ही अलग है। कोई 25 साल बाद भी यात्रा करने जाएगा तो इसकी क्या नहीं कर पाएगा? पुनरावृत्ति नहीं कर पाएगा। इस बात को देखो लेखक क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नर्मदा का भूगोल इतनी तेजी से बदल रहा है। जब पाठक इसको पढ़ेंगे और उनका भी मन करेगा कि हम नर्मदा की यात्रा करने जाएं, और जब वो नर्मदा की यात्रा करेंगे, जो दृश्य अमृतलाल बेगड़ ने देखे थे वो दृश्य वो शायद नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि उस समय का भूगोल बहुत तेजी से बदल जाएगा। अब देखो लेखक आगे क्या कहते हैं, इस लाइन को आप याद कर लेना। मेरे इस यात्रा के 100 साल बाद तो क्या 25 साल बाद भी कोई इसकी पुनरावृत्ति ना कर सकेगा। 25 साल में नर्मदा पर क्या बन जाएंगे? कई बांध बन जाएंगे और इसका सैकड़ों मील लंबा तट क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा। ना वे गांव रहेंगे, ना पगडंडियां रहेंगी। लेखक क्या कह रहा है कि 25 साल में क्या हो जाएगा? नर्मदा पर
पर कई बांध बन जाएंगे और इसका जो सैकड़ों मील लंबा तट है वो जलमग्न हो जाएगा। ना बेगाम रहेंगे ना पगडंडियां रहेंगे। पिछले 25,000 वर्षों में नर्मदा तट का भूगोल जितना नहीं बदला है उतना आने वाले वर्षों में बदल जाएगा। लेखक क्या कहना चाह रहा है कि 25,000 वर्षों में, मैंने जब यात्रा की थी तो 25,000 वर्षों में भी नर्मदा तट का भूगोल उतना नहीं बदला था, लेकिन अब आगे आने वाला समय है 25 वर्षों में ये क्या हो जाएगा, उतना आने वाले 25 वर्षों में यह बदल जाएगा। इस विकराल वास्तविकता को देखते हुए अमृतलाल बेगड़ का यह यात्रा वृत्तांत अपना क्या करेगा एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उद्घाटित करने लगता है। इसका दुर्लभ दस्तावेज इसका दुर्लभ दस्तावेज का महत्व क्यों है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। यदि हमने अनदेखा करा तो वो क्या हो जाएगा, अनर्थकारी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो सब दृश्य प्रस्तुत किए हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से स्वयं देखे थे। भले हम इस श्रद्धावान लेखक के साथ यह सोचकर अपने मन को सांत्वना दे लें कि नर्मदा तो बस नर्मदा ही है, जैसा भव्य उसका अतीत है वैसा ही उज्जवल उसका क्या होगा, भविष्य है। जरा सोचिए, लेखक देखो क्या कहता है आगे, जरा सोचिए ऐसा दुर्लभ और मणिकांचन संयोग भी कब और कहाँ जुटता है कि एक ही लेखक में भरा पूरा आदर्श बोध भी हो और यथा तथ्य यथार्थ बोध भी। लेखक ने क्या किया है, पूरे आदर्शवादिता के साथ पूरे यथार्थ का क्या किया है, चित्रण किया है, जबकि हर कोई यथार्थ का चित्रण नहीं करता है। उसमें प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने की, तन्मय होने की प्रतिभा भी हो और सटीक सजीव वर्णन सामर्थ्य भी। हर कोई लेखक में यह सब क्षमता नहीं मिलती कि वो प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर ले अपना, उसमें तन्मय हो जाए, उसके अंदर इतनी प्रतिभा हो कि वो सजीव वर्णन कर पाए। इस बात को कौन कह रहे हैं, स्वयं अमृतलाल बेगड़ कह रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी जब इस यात्रा के वृत्तांत को पढ़ेगी तो जरूरी नहीं है कि वो अमृतलाल बेगड़ की तरह ही यात्रा कर पाए, नहीं कर पाएगी। और यदि वो यात्रा भी कर पाएगी तो वो जरूरी नहीं है कि जो प्रकृति का चित्रण अमृतलाल बेगड़ ने अपनी आंखों से देखकर लिखा है वैसा वो भी लिख पाए। ऐसा लेखक जो भाषा के साथ उतना ही सहज और निश्चल हो जितना जनजीवन के साथ, जिसमें करुणा के साथ हास्योद्रेक क्षमता हो और श्रद्धा के साथ नर्मदा की बात। इस बात को कौन कह रहे हैं, अमृतलाल बेगड़ कह रहे हैं। तटस्थ बौद्धिक विश्लेषण प्रवृत्ति भी और ऐसा सुयोग भला कब कब सदता है जो कि अमृतलाल बेगड़ के अंदर था कि जीवन लीला और प्रकृति सौंदर्य के इस अटूट विस्तार और वैविध्य को आप शब्दों के साथ साथ रेखाओं और आकारों में भी बोलते सुन सकें। उन्होंने क्या किया है, रेखाओं और शब्दों में उस आकार को क्या किया है, समेटा है। उन्होंने स्केच बुक भी उसमें क्या की है, अपनी यात्रा वृत्तांत में दिखाई है। कहना कठिन है कि अमृत लाल जी के शब्द अधिक मुखर सजीव हैं कि रेखाचित। हम ये नहीं कह सकते कि अमृतलाल जी के जो शब्द हैं वो अधिक मुखर हैं कि या उनके रेखाचित्र हैं। मेरा बस चले। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, जो इस बात को बता रहा है, इस बात को कौन कह रहा है, रमेश चंद्र शाह कह रहा है। रमेश चंद्र शाह क्या कह रहे हैं, मेरा बस चले तो मैं इस पुस्तक के क्या करा दूं, 2 संस्करण कराऊं। इस बात को कौन कह रहे हैं, रमेश चंद्र शाह कह रहे हैं कि यदि मेरा बस चले तो मैं इस पुस्तक के क्या कराऊंगा, 2 संस्करण कराऊंगा। एक अपेक्षाकृत नैना बीराम साज सज्जा वाला डिलक्स संस्करण कराऊंगा जिसे रसिक जन खासा मोल चुका कर ही सही सकें, बहुत अच्छा रुपया देकर ही वो उसको खरीद सकें। और दूसरा मैं क्या कराऊंगा, सर्वजन सुलभ कराऊंगा जो सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए। सुरुचिपूर्ण संस्करण कराऊंगा जिसे स्कूल का छात्र भी पढ़ सके, प्राइमरी का शिक्षक भी पढ़ सके, दफ्तर का चपरासी भी पढ़ सके, नया प्रौढ़ साक्षर हर कोई 10-15 रुपए में अपनी संपत्ति बना सके। इस बात को कौन कह रहे हैं, रमेश चंद्र शाह इस बात को लिख रहे हैं, नर्मदा की बात को। और वो क्या कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं इसका 2 संस्करण कराऊंगा। एक संस्करण ऐसा कराऊंगा साज सज्जा वाला डिलक्स संस्करण जिसे कोई रसिक जन क्या हो अच्छा दाम देकर ही ले सके, और एक ऐसा कराऊंगा जो प्राइमरी का शिक्षक हो या दफ्तर का
चपरासी हो वो भी क्या कर सके, आसानी से पढ़ सके और अपनी संपत्ति बना सके। क्या यह एक असंभव सपना है? मेरा मन कहता है कतई नहीं है, असंभव सपना कतई नहीं है। इससे अधिक सहज स्वाभाविक आचरण और क्या हो सकता है इस रचना के साथ, जो जितनी सौंदर्यशालिनी है उतनी ही क्या है, जनमन रंजनी भी है। मेरा बस चले तो मैं इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में लगा दूं। इस बात को कौन कह रहे हैं? रमेश चंद्र शाह। स्कूल के पाठ्यक्रम में तो क्या, ये तो कॉलेज लेक्चरर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, क्योंकि यह सौंदर्य का ही नहीं संस्कृति का भी उत्तम पाठ है। इसलिए तो कॉलेज लेक्चरर के पाठ्यक्रम में लगा दी है, क्योंकि ये सौंदर्य का ही नहीं है बल्कि संस्कृति का भी उत्तम पाठ है। इस नदी के पास जितना कुछ कहने बताने को है कि वह इस तुमुल कोलाहल कलह के बीच हमें अपने हृदय की बात लगने लगती है। मेरी कामना है कि हिंदी जगत में इस रचना का भरपूर स्वागत हो। इस बात को कौन कह रहे हैं? रमेश चंद्र शाह कह रहे हैं कि मेरी कामना है कि हिंदी जगत में इस रचना का भरपूर स्वागत हो। तो आज हमने क्या पढ़ा? नर्मदा की बात पढ़ी। उसमें रमेश चंद्र शाह क्या कह रहे हैं पाठकों को, इसके बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, इसे शेयर करना, कमेंट्स करना कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया। इससे क्या है, हम मोटिवेट होते हैं और आपको दुगनी गति से अच्छा पढ़ाते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपको दुगनी गति से और अच्छी तरह से आपके लिए पूरा मैटर उपलब्ध करा सकूं। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने नर्मदा की बात पढ़ ली। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? नैना तिरुपत बेल पढ़ा, जो मैंने करा दिया है। उससे पहले प्रस्तावना पढ़ ली, लेखिकीय कथन पढ़ लिया। अब इसके हमारे क्या चलेंगे, कितने खंडों में उन्होंने नर्मदा की बात को कही है? तो उन्होंने 21 खंडों में कही है। किसी किसी बुक में आपको 22 खंड भी मिलते हैं। तो कल हम पहला खंड से पढ़ाना प्रारंभ करूंगी और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। पूरा पढ़ाना व्यर्थ है। पहले मैं उसको समरी आपको बिल्कुल समझा दूंगी, अच्छी तरह से समरी समझाकर उसके जो की पॉइंट हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो कराने का पूरा प्रयास करूंगी। थैंक यू गाइस।